हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, यह हिस्ट्री का नोट्स है। बीए प्रोग्राम BA ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं 17 से पेपर स्टार्ट है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास नोट प्रोवाइड करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप लोग का भी कुछ काम है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी दोस्त आपके छूटे नहीं और सभी लोग पढ़ लें। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक बच्चे नहीं किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को आगे तक हेल्प मिल सके। आप लोग को आगे तक बहुत हेल्प मिलेगा, ओके, हमारे चैनल से। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं अब। तो ये रहा, मुगल साम्राज्य के दौरान मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली क्या थी, अथवा मुगलों के अधीन जागीरदारी व्यवस्था का उदय और विकास को रेखांकित कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग के पास बहुत अब दिमाग है, ठीक है ना, बहुत सारे आप लोग के पास दिमाग है, तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इससे आंसर को लिख सकते हैं। अगर मुगल साम्राज्य से कुछ भी अगर आता है तो यहाँ से आप लोग बना करके लिख सकते हैं। ओके, अब कोई भी गलत नहीं काटेगा। ओके, कोई भी बच्चे यहाँ पे सस्पिशन में नहीं रहे हैं कि गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं होगा। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ओके, टू कॉपी अगर नहीं आता है तो भी अगर रिलेटेड आता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फुल गारंटी है कि आपको नंबर मिलेगा पूरा। तो चलिए देखिए क्या है। मुगल जागीरदारी व्यवस्था का ढांचा अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और कुछ ही समय में इसमें संशोधन हुए। आ, बाबर और हुमायूं ने वजह को ठीक करके वजहदारों के माध्यम से निर्धारित प्रदेशों से राजस्व का संग्रह जारी रखा। अकबर के समय में क्षेत्र को मोटे तौर पर खलीसा और जागीर के रूप में विभाजित किया गया था। ओके बच्चों, चलिए अब मनसबदारी प्रणाली देखिए क्या होता है। अकबर राजनीति और आर्थिक महत्व की एक संस्था मनसबदारी प्रणाली की, ये मनसबदारी है, मनसबाणी लिखा गया है, प्रणाली के वास्तुकार थे, जिसने मुगल साम्राज्य के समेकन और विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इस संस्था के शुरुआत और विकास में एक विकास भी देखते हैं। मनसब शब्द का अर्थ एक स्थान, एक स्थिति, एक सम्मान और एक रैंक है, जो कि विस्तृत मुगल नौकरशाही का एक विभिन्न अंग हुआ है। पर्सिवल स्पीयर ठीक ही इंगित करता है कि यह मनसबदारी प्रणाली एक अभिजात वर्ग के भीतर कुलीन थी। तो बच्चों देखो, मनसबदारों को न्यायपालिका को छोड़कर सभी सिविल और सैन्य पदों पर नियुक्त किया गया था, और वजीर बख्शी, फौजेदार और सूबेदार जैसे पदों का मनसबदार द्वारा आयोजित किया गया था। मनसबदार एक केंद्रीय एशियाई संस्थान प्रतीत होता है। एक विचार है कि यह संस्थान बाबर के साथ भारत आया था। बाबर के समय में मनसबदार शब्द के बजाय वजहदार शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। वहाँ पे मनसबदार के जगह पे किसके समय में, बाबर के समय में। यहाँ पे मनसबबाड़ी लिखा गया है, मनसबदारी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। मनसबदारी और वजहदारी प्रणाली के इन दो शब्दों के बीच एक निश्चित अंतर है। अकबर के शासन में मनसबदारी प्रणाली सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई। यह भी माना जाता है कि अकबर ने मनसबदारों के ग्रेड तय करने में चंगेज खान के सिद्धांतों का पालन किया। अबुल फजल ने कहा कि अकबर ने 10 घुड़सवारों के कमांडरों से लेकर 10,000 घुड़सवार तक के 66 ग्रेड के मनसब बर्ड प्रदान किए, लेकिन वह 33 ग्रेड के मनसबदारों की सूची देता है। इस प्रकार शब्द मनसब ने श्रेणीबद्ध आधिकारिक पदानुक्रम में धारक की स्थिति का फैसला किया।
इसने धारक या मनसबदार के वेतन को भी तय किया और इसने घोड़ों और आवश्यक उपकरणों के साथ निर्दिष्ट संख्या को बनाए रखने के लिए अनिवार्य बना दिया। शुरुआत में और 1995-96 तक व्यक्तिगत 1595-96 तक व्यक्तिगत वेतन और आकस्मिक के आकार का को जाट के एकल रैंक द्वारा दर्शाया गया था, लेकिन 1595 से 96 से जाट और आरा दोनों रैंक मानसरोवर की स्थिति तय करने लगे, जबकि जाट ने मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन या तालाभाखा का फैसला किया और आधिकारिक पदानुक्रम और सियार में उसकी रैंक ने घोड़े और घुड़सवार को मनसबदार और उसकी टुकड़ी को बनाए रखने के लिए मिलने वाली राशि तय की। ओके, मनसब का पद या सम्मान वंशानुगत नहीं था, ठीक है ना, और मनसबदार की मृत्यु या बर्खास्तगी के बाद व्यतीत हो गया और संपत्ति उसके बाद राज्य में लौट आई। जबकि अकबर द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली को बुनियादी विशेषता जारी रही। उसके उत्तराधिकारियों के शासन के दौरान नई सुविधाएं जोड़ी गई। ऐसी ही एक विशेषता थी सशर्त रैंक या मशरूत के उपयोग की शुरुआत, जिसका अर्थ है अल्प अवधि के लिए आरी का रैंक बढ़ जाना। ओके, जहांगीर के शासनकाल में दुआस्पा सी आस्पा की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण नवाचार देखा गया, जिसका अर्थ है कि अगर एक मनसबदार ने 4000 जल या 4000 सरायर का मानसव रखा और वह 4000 प्लस 4000 8000 या दोनों के लिए पात्र था, वो वेतन और दायित्व के मनसबदार दोगुने हो गए। शाहजहां के तहत विभिन्न आरी रैंक के तहत दल के आकार को निर्धारित करने वाले नए नियम को पेश किया गया था। जागीरदारी व्यवस्था। नगद वेतन के बदले में राजस्व संग्रह के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को जमीन का एक टुकड़ा सौंपना भारत में एक सदियों पुरानी प्रथा है। दिल्ली सल्तनत काल में इस तरह के असाइनमेंट का इकतारा और होल्डर्स को इकदार कहा जाता था। मुगल सम्राट ने भी इस प्रणाली को लागू किया और सौंपे गए क्षेत्रों को जागीर और उनके धारक जागीरदार कहा जाता था। इस संबंध में याद किया जाना चाहिए कि यह भूमि नहीं है जिसे सौंपा गया था, लेकिन भूमि के टुकड़े से राजस्व या आय एकत्र करने का अधिकार है। ओके, मुगल जागीरदारी व्यवस्था का ढांचा अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और कुछ ही समय में इसमें संशोधन हुए। बाबर और हुमायूं ने वजह को ठीक करके वजादारों के माध्यम से निर्धारित प्रदेशों से राजस्व का संग्रह जारी रखा। अकबर के समय में क्षेत्र को मोटे तौर पर खालिसा और जागीर के रूप में विभाजित किया गया था। खालिसा क्षेत्र का राजस्व एकत्र किया गया और शाही खजाने में जमा किया गया। रैंक के आधार पर जागीरदार को नगद में वेतन के बदले राजस्व का संग्रह सौंपा गया था। क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्र मनसबदार को उनकी रैंक के आधार पर सौंपा गया था। क्षेत्र से अनुमानित राजस्व को जाम यानी उजामाड़ी कहा जाता था, क्योंकि इसके गणना बांध में की जाती थी। डैम एक छोटा तांबे का सिक्का है। आमतौर पर जाम में भूमि राजस्व, भूमि में पारगमन शुल्क, बंदरगाह सीमा शुल्क और अन्य कर शामिल होते हैं। इसे शायर, जीहट और हैंसिल या वास्तव में एकत्रित राजस्व की राशि के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जागीर या राजस्वकार थे। अब देखिए कौन कौन राजस्वकार थे। जागीरे, जिन्हें जागीर तनख्वाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जागीरे जिन्हें जागीर तनख्वाह के नाम से जाना जाता था, कुछ शर्तों पर एक व्यक्ति को दिए गए जगराओं का मशरूत जागीर कहा जाता है। सेवा के दायित्वों में शामिल नहीं होने वाले जागीर और इनम जागीरस के रूप में जाने जाने वाले रैंक से स्वतंत्र थे और जागीरदारों को उनके घर की जमीन में सौंपा गया, जिसे वेतन जागीरस कहा जाता है। इन किस्मों में से तनख्वाह जागीरस हर 3 या 4 वर्षों के लिए हस्तांतरणीय थे। वतन जगसीर, वंशानुगत जागीर और गैर हस्तांतरणीय थे। फिर भी इन सभी प्रकार के जागीर धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार जागीरदारों को केवल राजा द्वारा तय की गई निर्धारित राशि एकत्र करने की अनुमति थी। जागीरदार ने कुरकुन, अमीर और फोतेदार जैसे अपने अधिकारियों के माध्यम
से राजस्व एकत्र किया। शाही नौकरशाही ने जागीरदारों पर कड़ी निगरानी रखी। सूबा के दीवान ने यह देखा कि अधिक भुगतान के लिए जागीरदारों ने किसानों को कभी परेशान नहीं किया। अकबर के शासनकाल के 20वें वर्ष से एक अमीर को सूबा में तैनात किया गया था ताकि जागीरदारों ने शाही आदेशों को सख्ती से लागू किया। ओके। कठिनाई के समय में जागीरदार ने राजस्व संग्रह के लिए फौजदार की मदद ली। बाद में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जागीरदार व्यवस्था में संकट पैदा हो गया और उसके कारण मुगल साम्राज्य में संकट पैदा हो गया। हम आधिकारिक मुगल रिकॉर्ड में मनसबदार और जागीरदारों के अलावा जमींदारों के शब्द भी लेते हैं। मुगल काल में इस शब्द का उपयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया गया था। इसका मतलब था गांव में छोटे जमीन धारक और पुराने शासक परिवारों और राजपूतों और अन्य स्वायत्त प्रमुखों के वंशज जिन्होंने अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी स्थिति के आधार पर सशस्त्र बलों पर किलों को भी बनाए रखा। जमींदार स्थानीय कुलीन या ग्रामीण अभिजात वर्ग के थे जो अपने क्षेत्रों में अधिकार का प्रयोग करते थे। मनसबदारी और जागीरदारी अकबर द्वारा बनाए गए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बनाए गए दो मुख्य संस्थान थे जिन्होंने प्रशासन के नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों को अपनाया। इस प्रकार मनसबदारी, जागीरदार और जमींदार मुगल बड़प्पन का एक हिस्सा थे जो अकबर द्वारा निर्मित मुगल प्रशासनिक ढांचे के एक समर्थक के रूप में कार्य करते थे और उनके उत्तराधिकारी द्वारा पोषित होते थे। जागीर प्रथा दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने शुरू की। इस प्रथा के अंतर्गत सरदारों को नगद वेतन न देकर जागीरें प्रदान कर दी जाती थी। उन्हें इन जागीरों को प्रबंध करने तथा मुगल मालगुजारी वसूल करने का हक दे दिया जाता था। यह सामंतशाही शासन प्रणाली थी और इससे केंद्रीय सरकार कमजोर हो जाती थी। इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इस पर रोक लगा दी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया, परंतु सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर से शुरू कर दिया और बाद में के काल में भी यह चलती रही। शेर शाह सूरी और अकबर दोनों इस प्रथा के विरोधी थे। वे इसको समाप्त कर उसके स्थान पर सरदारों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू करना चाहते थे, परंतु बाद के मुगल बादशाहों ने यह प्रथा फिर शुरू कर दी। उनको कमजोर बनाने और उनके पतन में इस प्रथा का भी हाथ रहा। प्रथा का विकास। जागीरदार फारसी भाषा के शब्द जागीर अर्थात भूमि और दार अर्थात अधिकारी से मिलकर बना है। यह प्रथा भारत में मुस्लिमों के शासनकाल में बहुत फली फूली। इस समय यह प्रथा अधिकांश क्षेत्र में व्याप्त थी और राज्य के शासन प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सशर्त जागीर में जागीरदार को शासन के हित में कर वसूलने और सेना संगठित करने जैसे जन्य कार्य करने पड़ते थे। भूमि जो कि इक्ता कहलाती थी आमतौर पर जीवन भर के लिए दी जाती थी और अधिकारी की मृत्यु के बाद जागीर फिर से शासन के अधिकार में चली जाती थी। जागीरदार को उत्तराधिकारी निश्चित रकम अदा करके जागीर का नवीनीकरण कर सकता था। यह प्रथा दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने शुरू की थी। सामंतवादिता चरित्र होने के कारण जागीरदार प्रथा से कुछ अर्ध स्वतंत्र सामंत अस्तित्व में आए, जिससे केंद्र सरकार कमजोर होने लगी। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इस प्रथा को कुछ हद तक नियंत्रित किया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया। बाद में इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरू किया और इसके बाद यह प्रथा जारी रही। प्रारंभिक मुगल शासकों 16वीं शताब्दी ने अपने अधिकारियों को नगद इनाम या वेतन देकर इसे समाप्त करना चाहा, लेकिन बाद के मुगल शासकों द्वारा इसे फिर से लागू करने के बाद उनका शासन कमजोर पड़ने लगा। प्रथा की समाप्ति। वर्तमान तमिलनाडु राज्य के अर्काट के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली ने इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के खाड़ी के किनारे 190 किलोमीटर लंबी और 75 किलोमीटर चौड़ी जागीर दी थी। बाद में यही मद्रास प्रेसिडेंसी का केंद्र बनी। ब्रिटिश शासनकाल में विशेषकर महाराष्ट्र में पुरानी जागीरदारी संपत्तियों को आमतौर पर व्यक्तिगत परिवारों की निजी संपत्ति मान लिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में इस अनुपस्थिति भूस्वामित्व प्रणाली को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया।
ओके। तो जो भी उस समय जिन लोगों को मिला था, फिर अपना देश आज़ाद हुआ तो उनसे फिर वो सब ले लिया गया था। ओके, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। मुगल के अधीन जो भी था मनसबदारी और जागीरदारी, तो आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। अभी मैंने शुरू में बोला, इसके रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। और भी, और मुगल साम्राज्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसे क्वेश्चन एकदम आना ही है। ओके बच्चों, इतिहास का, हिस्ट्री का। तो चलिए आप लोग अब पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।